नमस्कार। आज हम ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस यानी डीएनए में पाई जाने वाली सूचनाएं जो एक कोड फॉर्म के रूप में पाई जाती हैं, वह मैसेंजर आरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में भेजकर वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण, यह प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वह सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी हैं सभी के अंदर अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। और जब जो डीएनए जो पाया जाता है, उस डीएनए के अंदर जो जीन पाए जाते हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन यानी जीन का जो प्रभाव है वह बाहर दिखाई कैसे दे, वह दिखाई देने के लिए जीन एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन चूंकि जो बना हुआ होता है वह एमिनो एसिड के द्वारा बना हुआ होता है, यानी एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसका निर्माण एमिनो एसिड से होता है। तो ये एमिनो एसिड लगभग 20 प्रकार के जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, और ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड जो बनते हैं वो एक उसका प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसका बेस होता है। और उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी जो सीक्वेंस है वो जैसे ही बदलती है तो एक प्रोटीन का प्रकार बदल जाता है और वह एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन हो जाता है। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंस यानी जैसे एमिनो एसिड अलग अलग प्रकार के, जैसे मेथियोनिन है, आर्जिनिन है, प्रोलीन है, सेरीन है, ये अलग अलग प्रकार के जितने भी 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, उसकी सीक्वेंस जैसे ही बदलेगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन अलग प्रकार की हो जाएगी और वह प्रोटीन का नेचर भी अलग प्रकार से हो जाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वह एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर के रूप में इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो पहली होती है डीएनए, यानी किसी भी सेल के अंदर अगर डीएनए पाया जाता है तो फिर नेक्स्ट जो है स्टेप वो उसके द्वारा होगा, यानी डीएनए और डीएनए के बाद में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए बाहर जाकर के राइबोसोम के साथ में अटैच होकर के और ट्रांसफर आरएनए के सहयोग से प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही डीएनए अपनी जो सूचनाएं होती हैं एक कोड फॉर्म के अंदर जो उसमें समाहित होती हैं, जैसा कि हम जो ट्रिपलेट कोड यानी जेनेटिक कोड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो ट्रिपलेट कोड होते हैं वो एक किसी एमिनो एसिड के लिए सूचनाएं संग्रहित रखते हैं। उसकी सूचनाएं कॉपी होकर के और मैसेंजर आरएनए के अंदर कोड फॉर्म के अंदर इम्प्रिंट हो जाती है और वह मैसेंजर आरएनए बाहर जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, यानी उसका ट्रांसलेशन होता है, तो वह प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। तो पहली आवश्यकता है डीएनए, दूसरी आवश्यकता है आरएनए, तीसरी आवश्यकता है राइबोसोम, चौथी आवश्यकता है एमिनो एसिड्स और पांचवी आवश्यकता होती है इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और कुछ आयंस, ये सब मिला करके और प्रोटीन सिंथेसिस को अंजाम देते हैं। तो इसमें आरएनए, क्योंकि आरएनए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो आरएनए एक होता है मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए की कॉपी करके उसमें से जो कोड फॉर्म में जो सूचनाएं हैं उसको बाहर ले जाने का काम करता है, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए। तो एमआरएनए जो होता है एक लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के
जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 4 अलग अलग, वो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वह अंतर क्या होता है? डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, यानी थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये इसमें एक अंतर होता है नाइट्रोजनस बेस में। दूसरा जो इसका जो पूरा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं। एक होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस ये 4 प्रकार के हो गए। फिर है फॉस्फेट एक ग्रुप, तो फॉस्फेट दोनों में एक समान होते हैं, लेकिन जो पेंटोज शुगर है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो डीएनए में पेंटोज शुगर पाया जाता है वह होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए के अंदर केवल राइबोज शुगर पाया जाता है। उसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जिसमें एक ऑक्सीजन उसमें से निकल जाता है, जबकि आरएनए में पूरा वह पाया जाता है, यानी उसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। तो ये बेसिक आरएनए और डीएनए में डिफरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के आरएनए। तो उसमें एक मैसेंजर आरएनए हो गया जो कि कोड फॉर्म के रूप में डीएनए से यानी न्यूक्लियस से सूचनाएं साइटोप्लाज्म में लाने का काम करता है। ये लगभग 5% कुल जो आरएनए होता है उसका कंटेंट मैसेंजर आरएनए होता है। ये भिन्न भिन्न लंबाई के हो सकते हैं और यह लंबाई डिपेंड करती है कि डीएनए में जो जीन है, यानी जीन यानी कोई किसी एक लक्षण को कंट्रोल करने वाला जेनेटिक फैक्टर, तो उस जीन की लंबाई कितनी है उस पर मैसेंजर आरएनए की जो लंबाई है वो डिपेंड करेगी। अगर जीन के अंदर कम न्यूक्लियोटाइड्स है तो मैसेंजर आरएनए भी छोटा होगा, अगर जीन में न्यूक्लियोटाइड्स अधिक हैं तो मैसेंजर आरएनए भी अधिक होंगे। तो मैसेंजर आरएनए में एक तो उसका जो इनिशिएशन कोडॉन है वो होगा और उसके बाद में उसका जो मुख्य जो एमिनो एसिड्स जुड़ने हैं उसके पर्टिकुलर कोडॉन्स, और फिर लास्ट में होते हैं एंड कोडॉन, यानी टर्मिनेट करने के लिए कुछ कोडॉन पाए जाते हैं। तो उसमें मैसेंजर आरएनए में जो इनिशिएशन कोडॉन होते हैं वो होते हैं AUG या GUG, ये 2 प्रकार के इनिशिएशन कोडॉन पाए जाते हैं। तो AUG जो कोडॉन होता है वो मेथियोनिन के लिए होता है, यानी एमिनो एसिड मेथियोनिन जो है सबसे पहले जुड़ेगा, इनिशिएशन होगा, शुरुआत होगी उसमें AUG जो कोडॉन है उससे शुरुआत होगी, यानी फर्स्ट ये होगा। फिर आगे जितने भी कोडॉन है वो एक्टिव कोडॉन होंगे, उसके अनुसार जो एमिनो एसिड्स हैं वो जुड़ते जाएंगे। लास्ट में जैसे ही UAA या UAG या UGA इन तीनों में से कोई भी एक कोडॉन आ जाता है तो वह पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है उसका। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एमिनो एसिड्स जो जुड़ने थे वो जुड़ने बंद हो जाते हैं, यानी ये तीनों जो कोडॉन है किसी भी एमिनो एसिड के लिए नहीं होते हैं, इसलिए एमिनो एसिड दूसरे जुड़ेंगे नहीं और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इनको किसी भी एमिनो एसिड के लिए ये नहीं होने के कारण नॉनसेंस कोडॉन भी कहलाते हैं और टर्मिनेटर कोडॉन भी कहलाते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन चेन है उसको स्टॉप करने का ये काम करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लंबाई के मैसेंजर आरएनए होने के कारण इनको ये जो आरएनए मैसेंजर आरएनए होते हैं इनको हेट्रोजेनस न्यूक्लियस
आरएनए भी कहते हैं, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई बराबर नहीं होती। जितने भी मैसेंजर आरएनए हैं उनकी एक समान लंबाई नहीं होगी। अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए उनकी अलग अलग लंबाई होती है। वो डिपेंड करती है जीन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उस पर ये डिपेंड करेगी। इसलिए इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। दूसरा जो होता है ये जो आरएनए वो होता है ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी जो आरएनए हैं बनते तो डीएनए के द्वारा हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद में साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं ये 20 टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि 20 टाइप्स एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो प्रत्येक एक एमिनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है, और ये विशेष आकृति का भी होता है। इसमें 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसको कैरियर एंड कहते हैं, इस कैरियर एंड के ऊपर जो इसका जो एंड होता है वो CCA और OH, ये हमेशा यही होता है। और जो ये OH पार्ट है यहाँ पर एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इसके साथ में बॉन्ड बना करके जब यह एक्टिवेट होता है तो उसके साथ में बॉन्ड बना करके और इसके साथ में अटैच हो जाता है। दूसरी साइट होती है इसकी एमिनो एसाइल साइट, यानी जो इसकी जो एंजाइम साइट, सॉरी, जो इसकी एंजाइम अटैचमेंट साइट, यानी यहाँ पर एंजाइम अटैच होगा। जो इसकी सेकंड साइट है वहाँ पर इस प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाला एंजाइम इसके साथ में अटैच होकर के और फिर इस जो रिएक्शन है उसको वो एक्टिवेट करके और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। जैसे इसमें जो एक अगर एग्जांपल ले हम किसी एंजाइम की, तो उसमें ले सकते हैं एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो वो पर्टिकुलर प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए ये अलग प्रकार का स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो कि स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ में अटैच होकर के और एमिनो एसिड को उसके साथ बॉन्डिंग के लिए प्रेरित करता है। तीसरी साइट होती है इसकी एंटीकोडॉन साइट, जिसको रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ में बॉन्डिंग करके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ करके और उसकी पहचान करता है कि कौन सा कोडॉन है। तो जो पर्टिकुलर कोडॉन है उसके साथ में उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन वो जोड़ करके और एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को अपने साथ में अटैच करके और पॉलीपेप्टाइड चेन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए यह जो पार्ट होता है वह होता है रिकॉग्निशन साइट। चौथा जो भाग होता है वह राइबोसोम अटैचमेंट साइट होती है, यानी यह चौथा भाग राइबोसोम के साथ में, ये जो राइबोसोम है इसके साथ में यहाँ पर अटैच होकर के और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। ये जो ए साइट है यहाँ पर अटैच होगा एक, और दूसरा पी साइट पर। ये अलग अलग जो अटैच होंगे, ये अटैचमेंट साइट्स है दोनों की, पी और ए साइट, यहाँ पर अटैच होकर के इस चौथे भाग से और प्रोटीन सिंथेसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ट्रांसफर आरएनए टोटल आरएनए का 15% भाग बनाता है। यह जितने भी अमीनो एसिड है उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए 20 प्रकार के हो सकते हैं। ये भी रीयूज हो सकते हैं, यानी अगेन एंड अगेन यूज हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड को अटैच करने के बाद में वही जो ट्रांसफर आरएनए, अगर दूसरा कोई अमीनो एसिड उसी को वापस अटैच करना होगा उस कोडॉन के अनुसार, तो यह अगेन यूज हो सकता है। तो इसकी लाइफ स्पान लंबा होता है। मैसेंजर आरएनए का लाइफ स्पान बहुत कम होता है, सबसे कम, क्योंकि यह जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है उसके बाद में ये डीजेनरेट हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं।
तीसरे प्रकार का जो आरएनए होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन यूनिट मिलकर के राइबोसोम का निर्माण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं और वहाँ पर मैसेंजर आरएनए उसके साथ में जुड़ करके और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक भाग होता है लार्ज यूनिट, एक होती है सब यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो ये सब यूनिट छोटी होती है, लार्ज यूनिट बड़ी होती है। जनरली ये दोनों अलग अलग भागों में रहती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है तो यह एक्टिवेट होकर के और आपस में जुड़ जाती है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए के साथ में जुड़ेगा तो जुड़ते ही पहले जो स्मॉल यूनिट है, सब यूनिट है, वो जुड़ेगी। उसके बाद में जैसे ये मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेगी तो फिर जो लार्ज यूनिट है वो भी जुड़ करके एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देते हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। तो ऐसे कई सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर अरेंज होकर के एक माला की तरह सीक्वेंस बना लेते हैं, जिसको पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं या पॉलीसोम भी कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही देखा जाता है, अन्यथा ये दोनों अलग अलग रहते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और जो दोनों उसकी यूनिट्स है वो भी अलग हो जाते हैं और इसका भी लाइफ स्पैन लंबा होता है। यह प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे अधिक यानी 80% भाग राइबोसोमल आरएनए का होता है टोटल आरएनए में। ये आरएनए जो है इन प्रकार के हो सकते हैं। फिर एमिनो एसिड्स, जैसा हम सभी जानते हैं 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और यह जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके लिए बेसिक यूनिट का काम करते हैं। आपस में जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड है इसके द्वारा जुड़ करके और पॉलीपेप्टाइड चेन को लंबा करने का काम करते हैं। ऐसे ही भिन्न प्रकार के एंजाइम्स इसमें काम करते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस समय। और उसमें मैग्नीशियम आयन जो है वो भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब जो एमिनो एसिड है उसका एक्टिवेशन होता है उस समय भी काम आते हैं। जब ये जो राइबोसोम्स है उनके दोनों यूनिट्स स्मॉल और लार्ज यूनिट जब एसोसिएट करती हैं तो उस समय भी मैग्नीशियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक स्टार्टिंग है, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये सब रिक्वायरमेंट्स के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यानी फिर हम इसको जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।